आपके जो आज के आयोजक हैं, शंखनाद संस्था और इसके तमाम पदाधिकारी, मंच पे हमारे बुजुर्ग, इस शहर के जाने माने होम्योपैथ डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव साहब, मुझे कभी कभी ये मेरे मन में सवाल उठता है, बहुत सारी बातें मेरे बारे में कही जाती हैं, तो ना मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूं, ना छोटा नेता हूं, ना कोई सेलिब्रिटी हूं, एक साधारण सा आपके बीच का आदमी ने पत्रकारिता की 25 साल तक, उसके बाद उसे इस्तीफा दे दिया और कुछ बातें आपके सामने रखने लगा। इस 9-10 साल के सफर में कभी ये पता नहीं था कि रायबरेली में, जहां मैं कभी नहीं आया इससे पहले, न चुनाव का कोई माहौल है, न किसी को जीतना है, न किसी को हराना है। एक डॉक्टर साहब ने फोन किया, उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि ऐसे ऐसे रायबरेली के अंदर हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, हम आपका समय चाहते हैं। और आज वो दिन आ गया कि मुझे इतने सारे राष्ट्र भक्तों के बीच में बोलने का मौका मिला। आखिर 14 अगस्त, इससे पहले भी 70 साल में 14 अगस्त आई और चली गई, और 14 अगस्त को कोई ऐसा प्रोग्राम होता हो ये मैंने कभी सुना नहीं। लेकिन हमारे सनातनी समाज में एक बहुत बड़ी कमी रही है। हमें हर चीज को भूलने की आदत डलवाई गई है। अब हमें इतिहास में क्यों जाना है, हमें पीछे की बातों को क्यों याद रखना है। दुनिया का इतिहास पढ़े तो सिर्फ भारत में जो सनातनी समाज है, ये बात सिर्फ वही कहता है, कोई दुनिया में नहीं कहता। और हमारे स्कूल और कॉलेज के अंदर इतिहास पढ़ाया जाता है। अब वो झूठा है सच्चा है, वो एक अलग डिबेट का मामला है। लेकिन आज भी हम इतिहास सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। पास होने लायक नंबर आ जाए, बस उतना ही हमारा इतिहास से संबंध है। छोटे से छोटा देश लंबी लंबी गुलामी के बावजूद भी जब बाहर निकले, उन्होंने अपने इतिहास को हर रोज याद रखा। इतिहास की एक प्रवृत्ति होती है, जो लोग अपने इतिहास को भुला देते हैं, इतिहास भी उन्हें भुला देता है। इतिहास हमारे यहां पढ़ाया जाता है ये कहते हुए कि हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि जो गलतियां हमसे, हमारे पूर्वजों से, दादा परदादा, जो भी उनसे गलतियां हुई, वो गलती नहीं दोहरानी है, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। हमको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी याद है, सीता मां की याद है, लक्ष्मण की याद है, कृष्ण भगवान की याद है, सब याद हैं। अगर उनको भी हमने इतिहास समझकर पढ़ते नहीं तो आज हम ये भी भूल जाते कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन थे, उन्हें वनवास क्यों हुआ, वो लंका क्यों गए। लेकिन ये हमें याद है। लेकिन आज
कुछ चंद मिनट की जो आपने ये फिल्म दिखाई है, इस फिल्म में हो सकता है 5 से 10 ऐसे लोग रहे हों जो जीवित हों, जिनका आपने इंटरव्यू किया, लेकिन आज का दिन मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं ये मानता था कि 15 अगस्त को हमारे देश में मिठाई बांटी जा रही है, बड़ा उल्लास है, हम आजाद हो गए, और यह सरकारी तंत्र जिसने आजादी को एक ड्रामा बना दिया, हम उससे कभी आगे नहीं गए। अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, तो ये आजादी का सबसे बड़ा घोटाला है। हिंदुस्तान की किसी किताब में नहीं मिलता कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, किसी डॉक्यूमेंट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन समाज जब अपने आदर्शों को चुनता है और उन आदर्शों में चाटुकार, चापलूस लोग जब होते हैं, तो इतिहास भी आपके मन माफिक लिख देते हैं ताकि आप सिर्फ ताली बजाएं और बाकी सब कुछ। रायबरेली है, सुना है कि बहुत महत्वपूर्ण लोग यहां से चुनाव लड़ते हैं। पता नहीं आप महत्वपूर्ण मानते भी हैं कि नहीं मानते। मुझे बताया गया कि रायबरेली के अंदर बड़ी जागृति आ रही है। मुझे भी ये आंकड़ों से पता लगता है कि 5 साल पहले रायबरेली के 3.5 लाख लोगों को नहीं पता था कि किसे चुनना है, वो घट के अब 1,500 रह गई, 1.5 लाख रह गई। आप नेता चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? उसकी जाति देख करके, उससे आपकी नजदीकी हो, या आपके कुछ काम हो जाएंगे, आपकी कुछ नाजायज चीजें जायज हो जाएंगी? क्या सोच के दुनिया में, भारत में लोग वोट देते हैं? या पिछले 70 सालों से लगातार जो वोट दिए जा रहे हैं वो किस बुनियाद पर दिए जाते हैं? हमारी जाति का कोई नेता हो जाए, कोई मंत्री हो जाए, कोई अध्यक्ष हो जाए, इससे कभी हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन इसी समाज के लोग जब मंच पे आते हैं, बड़े बड़े प्रवचन, घंटों प्रवचन होते हैं, लेकिन उन प्रवचनों में सच नहीं होता। वो समाज जिसका जीवन काल शास्त्रार्थ, कितनी भी जटिल समस्या हो, हमारे इतिहास में शास्त्रार्थ होता, न उसमें किसी की जाति देखी जाती थी, न पद देखा जाता। आज वो समाज एक ऐसी फिलॉसफी से, एक लुटेरी सभ्यता से, एक मारकाट की सभ्यता से जब उसका सामना आमना हो रहा है, तो अपने बीच भी उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। इसलिए जो समाज मरने से डरते हैं, या जिनको मरने का फन नहीं आता, वो जिंदा नहीं रहते। इसलिए आज ऐसा क्या हुआ कि पिछली 14 अगस्त से पहले आपने ये शब्द ही नहीं सुना था? क्या हम किसी के इंतजार में बैठे थे? क्या हमारे बीच में बुद्धिजीवी नहीं थे?
दुनिया जमाने की चर्चे, हर बात पे चर्चा, हर बात पे बहस। लेकिन पद पे कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कुछ योजनाओं के माध्यम से कुछ मुफ्त मिल जाएगा, कुछ छूट मिल जाएगी, उससे आप आज जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अनंत काल तक जिंदा रहना है तो 14 अगस्त जैसी घटनाएं हजारों साल तक नहीं भूलनी चाहिए। और आज आप 14 अगस्त की बात करते हैं और फिर 1947 की बात करते हैं। हमारे इतिहास में जितने भी युग पुरुष हुए हैं उन सब में मेरा आदर्श आचार्य चाणक्य है। जिस धरती पे आचार्य चाणक्य पैदा हुआ हो, उसने अपने पूरे जीवन शैली से लगातार एक मैसेज दिया हो, आज उस धरती पे चाणक्य नहीं चाटुकार पैदा हुआ। आपके शहर के डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं। ये वो डॉक्टर हैं जिनसे मुलाकात में काफी चीजें पता चली मुझे कि जब तक आप किसी बीमारी को, पहले तो यह पता हो कि यह बीमारी है या नहीं है, हम उसे बीमारी मानते भी है कि नहीं मानते हैं, और अगर आपको बीमारी का पता चल जाए तो ये जो अंग्रेजी दवा है ये बीमारी से मुक्ति नहीं देती, राहत देती है। आचार्य चाणक्य का एक वाक्य है, आप सब जानते हो। आचार्य चाणक्य एक दिन अपने घर से निकल के अपने काम पे जा रहे थे। रास्ते में उनके पैर में एक कांटा चुभा। आचार्य चाणक्य हमारी और आपकी तरह होते, कांटा निकालते फेंकते चले जाते, मुझसे क्या मतलब है ये कहते वो अपने काम कर चलते। लेकिन आचार्य चाणक्य ने पैर में लगे उस गोखरू के कांटे को निकाला और फिर आगे नहीं गए और वहां से उसी रास्ते से वापस लौटे। लगातार वो ये देखते रहे कि ये गोखरू का कांटा कहां से निकला है। काफी दूरी के बाद उनको उल्टे हाथ पर एक पता चला कि एक कांटे का पेड़ है, उस पे कई सारे गोखरू लटके हुए हैं। वो उसके पास गए, वहां निशान लगाया और घर वापस चले गए। दूसरे दिन एक बाल्टी मट्ठे की लेकर के आए, उस गोखरू के कांटे के पेड़ में उन्होंने मट्ठा डाल दिया। पूछा लोगों ने कि आप ये क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा मैं कांटे की नस्ल में मट्ठा इसलिए डाल रहा हूं कि ये जड़ से समाप्त हो जाए ताकि दोबारा पैदा ना हो। इसलिए हमने समस्याओं का आडंबर लगा लिया है, हर रोज एक नई समस्या से लड़ रहे हैं। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सेफ जोन में रह रहे हैं, उनको लगता है कि उनके मकान की दीवार ऊंची है तो वो बच जाएंगे। इसलिए ये बीमारी बहुत दिन तक चली। आपके शत्रु ने ये नारा लगाया, ये नैरेटिव क्रिएट किया, हम सब भाई भाई हैं। टेलीविजन की डिबेट में होगी, कुछ लोग अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट बताने के लिए कहेंगे नहीं देखिए ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा सदियों से था। कोई किताब नहीं मिली मुझे अभी पिछले 50 साल में कि ये सदियों से भाईचारा कहां पे था। फिर एक नया ड्रामा चला हमारे कि देखिए हम तो
गंगा जमुना तहजीब के लोग हैं। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, और तहजीब किसकी? ये जो झूठ बोलने की आदत है ताकि कोई संकट थोड़े दिन के लिए टल जाए। आप कुछ समाज के लोग हैं, आपने कभी समस्या को बढ़ने नहीं दिया, और क्योंकि आप लालची हुए, लालच से आदमी के अंदर कायरता पैदा होती है, और कायर आदमी दुश्मन का प्रतिकार नहीं करता बल्कि उससे कैसे संबंध बना करके इस चुनौती को अवॉइड किया जा सके इसमें लग जाता है। लिहाजा मैं मानता हूं, पिछली बार 15 अगस्त को मैं नागपुर में था अपने फंक्शन के सिलसिले में, और मैं स्पीच सुन रहा था जो एक रस्मी स्पीच भारत के प्रधानमंत्री को देनी होती है। उसमें बहुत सारी बातें होती हैं सरकार के बारे में, क्या क्या किया। मैं उसमें से वो तथ्य ढूंढता हूं जिससे आने वाली नस्लें, उनका कंफ्यूजन, उनके अंदर की कुंठा दूर हो जाए। ये आइडिया हमारे यहां लोगों ने नहीं दिया, आइडिया में से बहुत देते हैं लोग हमारे यहां, कि 14 अगस्त इतिहास में पढ़ाया जाता है आपके यहां। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था। वो पाकिस्तानी भी कहते थे मुझसे जब मैं जाता था, पूछता था किससे आजाद हुए हैं आप, तो उन्होंने आज तक बताया नहीं कि 14 अगस्त में वो किसके गुलाम थे और किससे आजाद हुए। लेकिन आपके यहां एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो 14 अगस्त को अपने पुरखों की लाशों के ऊपर अपनी वर्तमान में सामाजिक तथाकथित समरसता को बनाने के लिए पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हैं कि आपको 14 अगस्त की आजादी की मुबारकबाद। हम 70 सालों के अंदर सरकार का जो आंकड़ा है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें 11 लाख हैं, लेकिन सरकारों ने डॉक्यूमेंट कैसे बनाए हैं इसका आपको अंदाजा नहीं है। तो जो अभी आईएनए की फाइलें खुली हैं उसके हिसाब से भारत विभाजन 21 लाख लोगों की लाशों पे हुआ है। दुनिया में इतना बड़ा मैसेकर कहीं नहीं हुआ। लेकिन जापान में हिरोशिमा में बम डाल दिया, कुछ हजार लोग मर गए। हमारे बच्चों को हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में पता है, लेकिन अभी वो जनरेशन जिंदा है जिन्होंने उस दंश को झेला है, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि इस बात करने से कोई नाराज हो जाता। ये नाराज न करने की बीमारी ने आपको बीमार बनाया है। इसलिए आज भी धड़ल्ले से खुल्लम खुल्ला झूठ बोला जाता है, और समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, ठेकेदार बोल रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि इस समाज को सच बात पता चले। उन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ रहा नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया ने डॉक्टर को, इंजीनियर को, आईएएस को, आईपीएस को, दुनिया में जो जहां है, इस संचार क्रांति के माध्यम से आपकी बातों में तथ्य होगा, तर्क होगा, लॉजिक होगी, तो दुनिया आपको सुनेगी। इस कारण वो बौखलाए हुए हैं आजकल, क्योंकि वो चाहते हैं कि सच अगर पता चल गया तो लोग हमसे हमारी भूमिका का हिसाब लेंगे कि हमने जब आपको ठेका दिया था तो कम से कम आपने हमें बता तो दिया होता कि संकट हमारे सामने ये है, लेकिन आज भी आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए नए नए तर्क, झूठी झूठी परिभाषाएं करना फिर शुरू कर दिया।
ये वो दौर है कि इस जागृति के अभियान को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आप ये मानना चाहते हैं, आपने ये तय किया है कि जो कुछ भी रहा हो, हमारे बुजुर्गों ने अच्छा किया, बुरा किया, समय के हिसाब से क्या समझौता किया, लेकिन अब कम से कम हम ना अपने निजी जीवन में न सार्वजनिक जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए सबसे बड़ा काम, अब उसको लोग किसी राजनीतिक दल से जोड़ देते हैं, किसी पार्टी से जोड़ देते हैं। राजनीतिक दल, कोई संगठन राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने नफे नुकसान से समझते हैं। मैं आज पूरे विश्वास के साथ, पूरी ताकत के साथ इस 11 साल के सफर में मुझे एकदम 70 mm के पर्दे पे जो लिखा होता है साफ नजर आता है। इसलिए आज कोई नई विचारधारा, कोई तर्क आवश्यक नहीं है। सिर्फ एक ही तर्क है, तथ्यों के ऊपर रेफरेंस के साथ कितनी भी कड़वी बात हो उसको समाज के सामने रख दीजिए। पूरे देश में हजारों रायबरेली की तरह लोग अलग अलग लोगों को सुन रहे हैं, और इसी से, क्योंकि आपने सच बोलना शुरू कर दिया है, कुछ लोग सड़कों पे निकल करके आपके सच बोलने की कला से इतने डर गए हैं कि पहले वो डराते थे नारे तकबीर अल्लाह ऊपर करके, अब डराते हैं कि सर तन से जुदा हो जाएगा। अब वो इस मुल्क से जुदा होने वाले हैं, तन सर से जुदा नहीं होने वाले। इसलिए लोग समझते हैं कि आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपके संस्कार ऐसे हैं। इसलिए कोई नुपुर शर्मा को चौराहे चौराहे दंगा इस्लामिक जिहादी, उसकी हत्या करने के लिए चारों वोट इकट्ठे हो जाएंगे। 70 सालों में दलालों ने इस देश के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि आपकी जुडिशरी सच बोलने से डरती है। तरह तरह के ज्ञान देते हैं जुडिशरी में बैठे हुए लोग, क्योंकि सुरक्षा के घेरे में है, पाखंडी है। और तर्कों में कहता हूं कि भारत की जुडिशरी जब भी कोई मामला ऐसा आता है तो देश को बड़ा ज्ञान देती है। 2 घटनाओं की बात कर, एक महिला को भोपाल की रहने वाली थी, उसको उसके पति ने तलाक देने से मना कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में जजों ने कहा कि भारत के संविधान के हिसाब से आपको अर्जी देने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने शाबानों को तलाक का हक दिया। लेकिन इस देश में व्यवस्था इसलिए नहीं चल रही। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े सारी पीएचडी आपने कर रखी है, आप बहुत पैसा कमाते हैं, आपके बच्चे सीईओ हैं, इससे देश नहीं चल रहा। कुछ लोगों ने सड़कों पे उतर करके उस समय की, जिनके परिवार की यह कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास उस वक्त भारत की संसद में, लेकिन सड़कों पे निकल के डराने वालों ने 412 सांसदों की पार्टी को, जिसका अध्यक्ष और प्रधानमंत्री आधुनिक युग का था, कंप्यूटर युग का था, इतना दबाव बनाया कि संसद ने शाहबानों के केस को, जिसे 5 जजों की बेंच ने पास करके दिया था, उसे पलट दिया। इसलिए ये भारत
भीड़ तंत्र से चल रहा है। भीड़ भारत की व्यवस्था को डराती है, संसद को डराती है, पुलिस को डराती है, और ये भारत सरकार के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसी हिसाब से पॉलिसी बनाने लगते हैं। तो लोग पूछते हैं बदला क्या है? वोट तो कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। हां, बदला है। 700 साल के बाद पहली बार आपने, लोग बार बार पूछते हैं, मैं हर सभा में कहता हूं, गुजरात में ज्यादा कहता हूं कि चुनाव पहले भी हो रहे थे, चुनाव वोट आप तब भी देते थे, वोट तो आज भी आपने दिया। बदला क्या है? कोई पार्टी आ गई, ये नहीं बदलाव मानता मैं, ये बदलाव नहीं है। इन 70 सालों के इतिहास में तय करें आप, हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जहां सत्ता तय करती है कि देश को क्या करना है, देश को कैसे रहना है। जहां सत्ता के अधीन आने वाले इंस्टीट्यूशन ये तय करते हैं कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, सबरीमला में कब पूजा होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, ये काले कोट वाले तय करते हैं। क्योंकि हम निहायती ऐसे घटिया लोग हैं कि हमारा जमीर स्वार्थों के कारण मर चुका है। मेरा स्वार्थ, इसका स्वार्थ, और हम अपने स्वार्थ को बनाए रखने के लिए तरह तरह के झूठे झूठे परपंच रखते हैं। ये ब्राह्मण समाज है, ये ठाकुर समाज है, ये फला समाज है, ये धमाका समाज है। जब मनुष्य में तर्क की शक्ति खत्म हो जाती है तब वो कोई ना कोई कमजोर चादर ओढ़ करके अपना बचाव करता है। इसलिए ये संगठन पूरे देश में हजारों संगठन, हजारों पार्टियां, हम इसके अलावा आगे सोचते नहीं। 2014 से पहले 25 साल पत्रकारिता में रहा हूं, 5 इलेक्शन मैंने अपनी आंखों से देखे। मेरा तब से लेकर आज तक कोई संबंध किसी पार्टी, किसी संगठन से नहीं रहा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको। यह बात बहुत सारे लोगों में न कहने की हिम्मत है, या शायद उनके स्वार्थ है जिसकी वजह से वो कहना नहीं चाहते। 2014 पैदा होने से पहले भारतीय सनातनी समाज ने बहुत थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि जब बच्चा कभी कभी मां की गोद से उठ के हल्के 2-4 कदम चलता है, अभी इतना ही जागे हैं आप, उससे ज्यादा नहीं जागे हैं। 2014 इसलिए पैदा हुआ कि आपने 2014 में यादव, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, अगड़ा, पिछड़ा, महादलित होके वोट नहीं दिया, पहली बार आपने सनातनी होके वोट दिया। इसकी चिंता नहीं की इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले की जाति क्या है, इसकी चिंता नहीं की। इस चिंता में बड़े लोग दुखी थे। आपने कहा जो वर्तमान चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से जो भी लड़ने में सक्षम है, जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन चुनौतियों में उसकी जाति नहीं देखनी है, बल्कि उसकी उस समस्या को टैकल करने की शक्ति देखनी है। दिल पे हाथ रख के बताइए, ये सब पाखंड है बहुत सारे। राजनीतिक लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं, और जहां जहां दुनिया में लोकतंत्र है वहां मैं ये बात साफ पड़े उससे कहता हूं कि लोकतंत्र में झूठ बोलने की इजाजत होनी चाहिए।
दल हैं। आपको लगता है कि सिर्फ लोकतंत्र आप ही के यहां है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। इसलिए राजनीतिक दल झूठ बोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन समाज नहीं है। ये इजाजत समाज को नहीं। हमने इतना झूठ बोला है कि आज कोई सही बात भी आपको बताता है तो आप उस पे शक पहले करने लगते हैं। कोई एजेंडा है, ऐसे ही नहीं लोग घूम रहे हैं। माफ कीजिएगा, आपको यह अचंभा लग रहा है, 11 साल हो गए इस देश में मेजर जनरल जी.डी. बख्शी, कर्नल आर.एस. सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, अंकुर शर्मा पूरे देश में इसलिए नहीं घूम रहे हैं कि किसी पार्टी का टिकट चाहिए। किसी पार्टी और किसी संगठन के दरवाजे में हम कभी नजर नहीं आए, इसलिए हमको चिंता नहीं होती कि कौन नाराज होगा, कौन बुरा मान जाएगा। हम तो कभी कभी जो प्रोग्राम के आयोजक होते हैं वो भी हमारे निशाने पे आ जाते हैं। इसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है आपके पास, और क्योंकि आप में बोध होने लगा है, आप सच को सुनने के लिए बाहर आने लगे हैं, इसलिए लोग चौराहे चौराहे, गली गली, कहीं झारखंड में रूपेश पांडे, कहीं हरियाणा के अंदर तोमर, कहीं प्रवीण, कहीं कन्हैया, ये जो हत्याएं हो रही हैं, इन हत्याओं के पीछे सिर्फ एक ही मतलब है। किसी भी तरीके से 700 साल के बाद पहली बार जब सनातनियों को सनातनी होने का एहसास हुआ है, इनको इतना डरा दो कि ये हिम्मत न करें। इसलिए यही समय है आपको बोलने का, जोर जोर से बोले, चिल्ला चिल्ला के बोले, जहां समय मिले, जहां जगह मिले बोले। लेकिन एक ही बात का ध्यान रखें, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, शब्दों के चयन का ध्यान रखें, और तर्कों पे और तथ्यों पे बोलें। कोई ऐसी बात न बोलें जो एग्जिस्ट न करती हो और आप कहें और लोग उस पर सवाल खड़ा करते हैं। वो जो यहां से संसद में पहुंचते हैं, कभी उन्होंने बताया आपको? कहा जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री फूल वाले चचा हैं, लेकिन ये कब हुए, कैसे हुए, ये कोई नहीं बताता। आपकी बीमारी की जड़ आपको पता है, लेकिन आप थोड़ा सा खोजना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे जैसे आपको सच्चाई पता चलेगी, कम से कम आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। कहा कि साहब वो पहले प्रधानमंत्री हैं, चलो मान लिया पहले प्रधानमंत्री, कोई डेट बता सकता है? ये नहीं पढ़ाया जाता है कि दुख इस बात का है कि भारत का संविधान, जो ओरिजिनल संविधान है, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये काम हमारे लिए किया था, लेकिन उनको नहीं पता था कि पूरी दुनिया को शून्य देने वाले, ज्ञान देने वाले लोग, विश्व की अर्थव्यवस्था में 33% का कंट्रीब्यूशन करने वाले लोग 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली के बिल पे किसी को भी वोट देते, उनको नहीं पता था। उन बुजुर्गों ने आपके अंदर वो पुरुषार्थ पैदा करने के लिए, उन परिस्थितियों में जब उनके पास बहुत ताकत नहीं थी, सिर्फ अपना काम खामोशी से किया और चुपचाप चले गए। जिंदा कौमें अपने बुजुर्गों के किए कामों को भी शायद जो ढूंढने का था नहीं किया, लेकिन खुशी है कि वो विजनरी कहते हैं उनको कि साहब वो फूल वाले चचा विजनरी थे। कहां से उन्हें विजन मिली पता नहीं, लेकिन आज
आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं। 1946 में 2 घटनाएं घटी दिल्ली में और एक घटी कलकत्ता के। इन तीनों को जोड़िएगा, ये 14 अगस्त जब आपके देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाए, तब आपको लगा अच्छा ये भी है, ये क्यों मनाना चाहिए? ये इसलिए मनाना चाहिए कि जो गलती हमारे बुजुर्गों से हो गई, उन्होंने कुछ लोगों पे यकीन कर लिया, आने वाली नस्लें उन लोगों से हमेशा सावधान रहें, इसलिए मनाना चाहिए। 1946 की 2 घटनाएं आपके सामने रखता हूं, आपको जब उसका सही उत्तर मिल जाए तो मेरी बात को मानिएगा, और अगर कोई दूसरा उत्तर मिले तो आप सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, कहीं भी मुझे आप खड़ा करके पूछ सकते हैं। अगर मैं कोई गलत तथ्य रखूं तो आपका अधिकार है कि आप मुझसे खड़े होकर पूछें और कहें कि ये बात आप गलत है। मैं इंतजार करता हूं। 1946 में एक पार्टी का अध्यक्ष हिंदुस्तान का सबसे जाहिल आदमी था, और क्योंकि हमें चाटुकार चाहिए थे, चाणक्य नहीं चाहिए थे, उसी दुनिया के पहले जाहिल आदमी को देश का शिक्षा मंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मौलाना आजाद था 1946 में। नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें, और एक एक्टिंग या अंतरिम अध्यक्ष बना दिए गए, जिनकी देखरेख में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता था। यह 1946 की घटना है। उस वक्त प्रोविंशियल असेंबलीज थी, तो कांग्रेस की प्रोविंशियल असेंबली से गुप्त मतदान के तहत यह कहा गया कि आपके जिसको भी अध्यक्ष चुनना है कि उसमें सरदार पटेल भी खड़े थे, नेहरू जी भी खड़े थे, पट्टाभी सीतारमन भी खड़े थे। तो 15 प्रोविंशियल असेंबली से वो पेटियां आई दिल्ली में, और जिन साहब की देखरेख में ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उनका नाम जानते हैं कौन? उनका नाम था आचार्य जेबी कृपलानी। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया कि आपकी देखरेख में चुनाव होगा, और जेबी कृपलानी ने वो सच्चाइयां जो गांधी जी ने महान कार्य किए विदेशों में जाके, जो फूल वाले चचा ने करा, उन्होंने किताब लिखी। ये जेबी कृपलानी की लिखी अपनी किताब है, किसी तीसरी सोर्स की नहीं है। लेकिन जो चाटुकार थे, उन्होंने इस बात का इंतजाम कर लिया कि आने वाली नस्लों को सच न पता चले। भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन ने वो किताब छापी, गायब हो गई। बाकी किताबें बहुत मिलती हैं कि आज यहां कबूतर उड़ाए थे, आज वहां झंडा फहराया था, आज शिमला में मिले, कहां कहां उनको ढूंढा जाता था, वो मिलते ही नहीं थे। इन किताबों में वर्णन बहुत है उनका, चाटुकारिता का गुणगान है, लेकिन कोई तो सच बात लिखेगा या नहीं लिखेगा। आचार्य जेबी कृपलानी ने अपनी किताब, उस किताब का नाम है गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट। विदेश में रहने वाले हमारे एक साथी से, वहां से इस किताब की हमको पीडीएफ फाइल मिली, और जिसका मैंने उसको फिर फोटो स्टेट कराया। उसके 250 नंबर पर, 249 पर, 248 पर वो पूरा वर्णन लिखा हुआ है कि कैसे इस देश में, जिन्हें हम महात्मा कहते हैं, महान आदमी हैं, उनके जीवन को अगर आपने अपना लिया तो आज का समाज आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगा।
इसलिए सच बोलिए भाई, वो मेरा और आपका सच नहीं, सच सच होता है। जेबी कृपलानी उस पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे। सीधे हाथ पे गांधी थे, उल्टे हाथ पे पटेल थे, सामने चचा वाले चचा बैठे हुए। पेटी खुली, इसका रेफरेंस में बहुत राष्ट्रवादियों से सुनता कि पटेल को 12 वोट मिले, पटेल को 12 वोट मिले। ये तो है, लेकिन इसका हमें रेफरेंस तो बताओ जिससे हम ये माने कि ये बात सही है। 1.5 साल पहले वो किताब मुझे मिली, उसमें उन्होंने एक एक बात साफ साफ, पेटियां खुली, पेटियां खुलने के बाद जेबी कृपलानी ने सारी पर्चियों को निकाला और गांधी जी की तरफ मुंह करते हुए उन्होंने कहा 15 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले। और वो जो बैठे थे अंग्रेजों द्वारा तय किए गए, उन्हें एक भी वोट नहीं मिला। गांधी जी का यहां से चरित्र देखिए, और यह बात मैं इस दावे से इसलिए कहना चाहता हूं, हम उस संस्कृति से आते हैं कि भगवान राम की पत्नी सीता पे भी किसी ने सवाल उठाया तो राम ने उसका जवाब दिया। लेकिन कुछ लोग राम से भी बड़े हो गए हैं कि उन पे सवाल उठाओगे तो जेल हो जाएगी। ये 2022 के भारत में नहीं चलने वाला। बात तो सबके ऊपर होगी और पूरे शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते होगा। गांधी ने कहा नेहरू से कि तुम्हें तो एक भी वोट नहीं मिला। कोई बहुत कद्दावर आदमी होता, स्टेटमेंट, ये जो हमारे यहां वर्ड, यहां बड़े स्टेटमेंट थे, एक घटिया आदमी को स्टेटमेंट बता करके महिमा मंडित किया गया। और साहब वो महान आदमी थे और महानता देखी। महान वो होता खड़े होकर कहता कि मुझे एक भी वोट नहीं मिला है, तो इसमें फिर शशोपंज कैसा है, इसमें सवाल कैसा है, जिसे 12 वोट मिले हैं वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रोसेस ही एक झूठ पे रखा। सरदार पटेल के लिए चिट भेजी, महान आत्मा, भारत के जबरदस्ती के राष्ट्रपिता, उन्होंने पर्ची लिख के भेजी। जेबी को ये पर्ची दी कि पटेल को। पता है उस पर्ची पे क्या लिखा था? मैं इसलिए आपके सामने वो तथ्य इसलिए रखना चाहता हूं, वो जेबी कृपलानी की किताब का पेज नंबर 248, 249 और 50 पढ़े, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। और ये ओरिजिनल सोर्स है, किसी तीसरे के द्वारा लिखी किताब नहीं है। उस चिट पे लिखा था कि सरदार से कहो कि वो विड्रॉ कर ले। सरदार ने नाराज गरीब अंदाज में पर्ची वापस कर। अब क्योंकि किसी के एजेंट के रूप में आप काम कर रहे थे, इसलिए आपके अंदर मॉरल करेज नहीं था। दोबारा कहा कि सरदार से को इस्तीफा देते। सरदार समझ गए कि गांधी क्या चाहते हैं, और इस हद तक चाहते हैं कि जब उन्होंने नाराजगी अपनी जाहिर कर दी, तब भी गांधी ने यह कुकर्म किया और वो उठे, पर्ची फेंकी, चले गए। जिस देश की नींव रखने से पहले ही ईवीएम हैक कर ली गई, वो आज आरोप लगा रहे कि ईवीएम हैक हो जाए। लेकिन इससे आगे की घटना सुनिए, ये सब हुआ क्यों? क्या मजबूरी थी गांधी की? ये तब आपकी समझ में आएगा जब भारत में अंतरिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार का कभी नाम सुना आपने?
हमें बताया जाता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कोई नॉमिनेट नहीं होता है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी से, किसी संगठन से खड़ा होता है तब जाकर के प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया इस जनरेशन के सामने कि प्रधानमंत्री जब वो बने थे तो पूरे देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के लिए वोट दिया। नेहरू जी ने क्वीन विक्टोरिया की शपथ लेते हुए ग्रेट ब्रिटेन के उस झंडे जिसे आप क्या बोलते हैं उसको, यूनियन जैक, उस यूनियन जैक के सामने इंग्लैंड की शपथ किसने दिलाई थी प्रधानमंत्री की? ये घटना नहीं बताई किसी ने। इस देश का, भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का जो आखिरी वॉइसरॉय था, उस वॉइसरॉय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने यूनियन जैक के सामने क्वीन के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। और आप कहते हैं भारत आजाद। ये 1946 में हुई और वो 15 अगस्त को नहीं ली गई थी शपथ, वो सितंबर को ली गई। पूरा का पूरा आपका आजादी के बाद का इतिहास पूरे झूठ पे रखा हुआ है। इसलिए आज की नस्लें उस झूठ के कारण जिधर जाना चाहिए था नहीं जा पाए। मुझे खुशी है कि सनातनियों के दबाव में पूरे देश से आपने जिन्हें गद्दी पे बिठाया है, आपकी उनसे कोई निजी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, मेरा उसमें कोई दखल नहीं है। मेरा एक ही मकसद है कि 700 साल के बाद अगर आप ने अपने रास्ते को सही करने की कसम खा ली है तो उसमें कौन दिल्ली में बैठा है, उसका रंग क्या है, रूप क्या है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, ये महत्व नहीं है। इस बात के ऊपर मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि ये बीमारी की जड़, अगर उसने इसको समाप्त करने के लिए नए नए प्रावधान कर रहा है तो इस वक्त ये सवाल मत पूछिए कि वो किस पार्टी का है, किस जाति का है। ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि आपने देश का प्रधानमंत्री चुना है। अपने मोहल्ले की म्युनिसिपैलिटी का कोई काम करता नहीं चुना जाता जो सुबह कूड़ा उठाने आएगा आपका। इसलिए अपने एहसास को, अपने कद को बढ़ाइए। निजी समस्या, निजी काम, हजारों शिकायतें ये चलती रहेंगी अनंत काल तक। और आज तो आप संचार क्रांति के माध्यम से जो सच है वो जानने लगे हैं। इसलिए कम से कम इस देश की जड़ों में जिन्होंने मट्ठा डाला था, कम से कम अब उनकी जड़ों में मट्ठा डालना चाहिए। इसलिए ये मोमेंटम अभी ये समय नहीं है। अभी तो आप सिर्फ हल्का सा खड़ा होना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा बात करना, थोड़ा अपने दिल की बात कुछ पब्लिक में कह पा रहे हैं। कभी तिलक लगाने पे शर्मा नहीं रहे, चोटी लगाने पे शर्मा नहीं रहे। आप तो उन महान लोगों में से हैं कि हमारे यहां बताया गया कि ये सूफी आए हैं, ये शायरी करते हैं, ये गजल पढ़ते हैं, और वो हमारे मुंह में थूक रहा है खड़े होकर के, और हम जानते नहीं हैं इसलिए ताली बजाते हैं। एक हमारे यहां बहुत मैंने सुना, छाप तिलक सब छीनो तो से नैना मिला के। वाह वाह, क्या ताली बजाता है सनातनी हिंदू। वो आपकी आंखों में आंखें डालकर वो जो आया है, जिसे आप सूफी परंपरा, वो कह रहा है कि तेरी आंखों में मैंने आंखें मिला के तेरी पहचान छीन ली है। मूर्ख,
और आप कहते हो अमीर खुसरो क्या आदमी था। वो एक चला गया इंदौर का बहुत खूबसूरत आदमी था, हाल में अल्लाह ने बुला लिया उसे। आपने बिना जाने सिर्फ इसलिए कि हमें भी अच्छा दिखना है, हमें भी लोग कहें कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, जब तक शायरी न बोल पाए तब तक तो हमें लगता ही। वो भी आपसे यही बात कहता था इस आधुनिक युग के अंदर। आपने ताली बजाई, आपने ऐसे लोगों को मजबूत किया। अब आप ताली नहीं बजा रहे हैं, आपकी ताली बजाना बंद क्या हुई है कि बॉलीवुड के कुछ लोग अब हर चौराहे पे हिजड़ों की तरह ताली बजा रहे हैं। फिल्म देख लो हमारी, किसी तरह देख लो। कुछ नहीं किया है। गांधी की बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन गांधी से कुछ चीज फायदे की आज के समय में जरूरत है वो ले सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। और गांधी का उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, ले सकते हैं। सनातनी हिंदू गांधी से बस वही ले, उससे आगे न ले। जब लेना हो तो पटेल और सुभाष से ले, उनसे न ले। गांधी ने कहा जिसने तुम्हें तुम्हारे आदर्शों पे, तुम्हारे मूल्यों पे, तुम्हारी परंपराओं पे, तुम्हारी आस्थाओं पे जिन्होंने चोट की है, जिन्होंने तुम्हारी संस्कृति पे चोट की है, उनका बहिष्कार करो। यह गांधी ने कहा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। विदेशी चले गए, सिर्फ इतना ही करना है। जो ये बता रहे थे कि शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना कितना बड़ा बेस्ट है, एक ही झटके में शिवलिंग के सहारे चले गए। हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती, तलवार जरूरी है, उसके लिए दूसरे योद्धा हैं। हमें गाली दोगे, हमारी संस्कृति को गाली दोगे, और हम ही तुम्हारी फिल्म देख करके तुम्हें कहेंगे तो हमें और गाली दो। और यहां नहीं, बाहर तक। सिर्फ आपने अपने 700 साल के जीवन में अभी उस बच्चे की तरह 4 कदम क्या बढ़ाए हैं, पूरी दुनिया में बवंडर मच गया है। पूरी दुनिया में बवंडर है। अपने अंदर जो नाभि में आपके शक्ति है, उसका बोध जिस दिन हो गया, ये संसार आपके सामने नतमस्तक होगा। इसलिए कि हमको ये बताया गया ये मंदिर है, मंदिरों में जाओ, अपने काम के हिसाब से प्रसाद चढ़ाओ, और अगर यहां काम ना हो तो दूसरे वाले के पास चले जाओ। हम यही कर रहे हैं। आपको शायद, मैं नहीं जानता कि ये बातें इसलिए पता है कि नहीं पता है, इसलिए सरकार की क्या पॉलिसी आई, सरकार ने टैक्स बढ़ाया घटाया, मुझे न कल इसमें इंटरेस्ट था, न आज इसमें इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट एक ही बात में है कि आप कुछ काम अपने जीते जी ऐसे कर जाएं जिससे हजारों साल तक आप कमजोर ना पड़े। इसलिए इस समय देश में बिना संगठन के, क्योंकि संगठन में मैंने देखा है, ये साइंस कहती है, जैसे जैसे मनुष्य बच्चा होता है, जवान होता है, 45 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, उसके शरीर में विकृतियां आने लगती हैं, कमजोरियां आने लगती हैं। ऐसे ही संगठनों में भी होता है। 100 साल तक जब पहुंचते हैं तो संगठनों के अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश में कह रहा हूं, जहां के लोग जागृत हो गए हैं,
इसलिए मैंने कहा कि पिछले बार मैंने सुना कि 3.5 लाख लोग जागृत नहीं हुए थे, लेकिन जागृति पिछले 5 साल में इतनी जरूर आई है 2022 में कि अब 1.5 लाख लोगों को जागृत करना है। और ये किसी हार जीत के लिए नहीं करना है, ये चलता रहेगा जब तक आप हैं, जब तक संसार है। ये जीतेगा, वो नहीं जीतेगा, वो हार गया, ये महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आज के युवा के सामने सही बात सही शब्दों में, सही पर्सपेक्टिव में, सही भाषा में रखिए। मेरा दावा है, मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है, आज का युवा जितना राष्ट्रवादी है उतना कभी कोई नहीं, क्योंकि उसकी शिकायत है, हमसे है, बड़ों से है, और शिकायत उसकी जेन्युइन है। हम आज भी 2022 के युवा से अपना एक स्टेचर लेके बात करते हैं। हम बड़े हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमारी भाषा में समझो। ये नहीं होता। उस बच्चे से उसकी भाषा में जिस दिन बात करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको कुछ नहीं करना है। ये जो सोशल मीडिया है, इसमें आए दिन नए नए बदलाव होते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होंगे जो फोन में जरा सी गड़बड़ हो जाती होगी तो अपने नाती पोते से कहते होंगे कि देख रहे इसमें क्या है, वो सेकंडों में ठीक कर देता है। कि मोबाइल आपके जमाने का नहीं है, ये उस जमाने का है। उस बच्चे को जब सही आदमी, कितना भी बुजुर्ग हो, 65 साल का हो, जब वो उनकी भाषा में बात करता है, वही युवा उसे दिल्ली की गद्दी पे बैठा देता है। ये उसकी ताकत है, क्योंकि वो जानता है कि पबजी क्या है, इंस्टाग्राम क्या है। जिन बच्चों को आप अपने संस्कारों को सही से नहीं बता पा रहे, उसमें आपकी कमी है। मेरी बहनें, मेरी माएं जो यहां बैठी हो, अन्यथा मत लीजिएगा, मेरी मां भी जीवित है। हमें किसी ना किसी तरह से, आज हमारे पड़ोसी ने हमारी तारीफ की कि नहीं की, शर्मा जी के घर में 2 गाड़ियां हैं तो मेरे घर में 3 क्यों नहीं है। किसी भी कीमत से शर्मा जी को नीचा दिखाना है, और शर्मा जी वर्मा जी को नीचा दिखाने में लगे हैं, और बाहर से आया उसने दोनों को समाप्त कर दिया, बात ही खत्म हो गई। इसलिए आप अपने बच्चों से, बेटियों से बात नहीं करते, आपको फुर्सत ही नहीं है किसी बात को, क्योंकि आपके पास पहले कभी सास भी बहू थी जो आ गई इसी इलाके के आसपास थे। सुना है मैंने, कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है वहां आई, अब वो सास भी कभी बहू पर्दे से निकल के जब सड़क पे आ गई तो वो वायनाड चले गए। तो आप सास भी कभी बहू देखें, अच्छी बात है, लेकिन टेलीविजन और पर्दे की दुनिया यथार्थ की दुनिया नहीं होती। आप इंटरटेनमेंट को सच समझने लगे, इसके कपड़े खरीद के पहनने लगे, वैसे ही रहने लगे, और उसको देख के ऐसा लगता था कि हर घर में सिर्फ षड्यंत्री होते हैं। इसलिए आप के आदर्श कौन होने चाहिए, आपको किसका अनुसरण करना चाहिए, ये माओ ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, बल्कि कुछ जगह तो माओ भी उसी बहाव में बह गई। इसलिए आज खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी है। हम ये समझते हैं, और आपके दौर में युवाओं ने एक नया नैरेटिव क्रिएट किया। आज का युवा बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा क्रिएटिव है, सिर्फ उसकी बात सुनिए, वो जो करना चाहता है उसको थोड़ा सा पीछे खड़े होकर के मदद करिए। अपनी ना बेवकूफी की नाजायज इच्छाओं को उसके ऊपर मत थोपिए कि तुझे इंजीनियर ही बनना है,
बहुत इंजीनियर बन गए और इंजीनियर ने बहुत से पुल बना दिए जो रोड टूट जाते हैं। जो वो करना चाहता है करने दीजिए, सिर्फ एक गाइड की तरह उसके पीछे खड़े, उसको सही बात बताइए, बस। इससे ज्यादा खतरनाक युवा नहीं। इसलिए उसी युवाओं में से कुछ लोग निकले और बहुत दिन हो गए उन्हें देखते देखते आजाद हो गया ये देश, आजादी के बड़े नगाड़े पिटे, लेकिन आजाद भारत में 1960 में एक फिल्म बनी, हम देखने जा रहे हैं। किस पे बनी? मुगले आजम। फिल्मों के माध्यम से महिमा मंडित किया गया कि मुगले आजम क्या है। वो ये जानते थे कि इस 90 करोड़ जनता को मूर्ख बना के रखना है। उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया और आप उस नैरेटिव की दुकान चला रहे लगातार।